हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 18 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 18वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 18वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 18वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से आरसीबी का संबंध है 108 के साथ में, उसी प्रकार से एसबीसी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि आरसीबी का संबंध 108 के साथ में कैसे है, यानी कि आरसीबी से यहां पर 108 कैसे बना है। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का क्या कर लेना है, नंबरिंग करना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में सी आता है 3 नंबर पर है। उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए 18 तिये हो जाएगा 54 और 54 दूना के हो जाएगा 108। यानी कि इन तीनों संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा कर देंगे तो संख्या बन जाएगी 108। और ध्यान से देखिए 108 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहां पर एसबीसी के अंदर है और यहां से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में जो भी संख्या आएगी उन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर है। फिर सी आता है 3 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 19 दुआ के हो जाएगा 38 और 38 तिये हो जाएगा 114। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 114। और ध्यान से देखिए संख्या 114 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 6
6 के बाद में 9, 9 के बाद में 18, 18 के बाद में 21, 21 के बाद में 42, 42 के बाद में 45 और 45 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या 3, 3 के बाद में संख्या 6, ठीक है। तो 3 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के आगे संख्या दी गई है 9, तो मेरे भाई 6 से यहाँ पर 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 के बाद में संख्या दी गई है 18, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 से यहाँ पर 18 कैसे बन जाएगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 9 का क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 के बाद में संख्या दी गई है 21, तो 18 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 18 और 3 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 के बाद में संख्या दी गई है 42, तो 21 से 42 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 21 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 के बाद में संख्या दी गई है 45, तो 42 से 45 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 45 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 2 गुना, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ 2 गुना, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ 2 गुना, फिर क्या हुआ +3। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है कैसा, देखिए गुणा 2 +3 गुणा 2 +3 गुणा 2 +3। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 45 का क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 45 का 2 के साथ में गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 45 दुआ के हो जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। और ध्यान से देखिए संख्या 90 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3। तो मेरे भाई हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 3 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहां पर देखिए 1 का क्यूब +2, तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 3 के बाद में संख्या दी गई है 10। मेरे भाई 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 10 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 का क्यूब +2, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8 और +2 कर देंगे तो बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 के बाद में क्या है, संख्या है 29 है। तो 29 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए मेरे भाई 29 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 का क्यूब +2, 3 का क्यूब होता है 27 और +2 कर देंगे तो हो जाएगा 29। फिर यहां पर ध्यान से देखिए लास्ट में संख्या दी गई है 127। तो मेरे भाई इस 127 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब +2, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125 और 125 के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा 127। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1 का क्यूब +2, फिर क्या हुआ 2 का क्यूब +2, फिर क्या हुआ 3 का क्यूब +2, लास्ट में क्या हुआ 5 का क्यूब +2, यानी कि यहां पर संख्या छूट गई क्या, 4। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब +2। तो मेरे भाई 4 का क्यूब कितना होता है,
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर +2 कर देंगे तो 64 और 2 मिलकर बन जाएगा 66। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। और ध्यान से देखिए 66 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले मेरे भाई 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, कितने, लगभग 15,000 प्लस, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको मिलने वाला है लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर से, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर के, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलने वाला है क्या, लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। इस प्रकार से आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 243 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से यहाँ पर 243 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 9 से 243 कैसे बना है। तो मेरे भाई 9 से यहाँ पर 243 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। और इस 81 का यहाँ पर क्या किया गया है, 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 81 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 243। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 243 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर है और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, जिस प्रकार से 9 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 6 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 36 का भी 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 36 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहां पर 36 ये हो जाएगा 108। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 108। और
ध्यान से देखिए 108 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पहली आकृति में यहां पर पता करना है कि यहां पर संख्या 13 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर इस दूसरी आकृति में पता करना है कि यहां पर संख्या 18 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 और दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 जिस प्रकार से आई है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 2 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए संख्या बन जाएगी 2 चौक 8। ठीक है, और मेरे भाई इस तीसरी संख्या को क्या किया गया है, इस 8 के अंदर जोड़ा गया है। यदि हम 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। और ध्यान से देखिए 13 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि इस दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 इसी प्रकार से आई है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 तिये हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, और मेरे भाई इस 12 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए 12 के अंदर 6 को जोड़ देंगे तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 को गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई 36 के अंदर 3 को ऐड कर देंगे तो 36 और 3 मिलकर बन जाएगा 39। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। और ध्यान से देखिए 39 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है गोवा राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है
तेलंगाना राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा राज्य में स्थित है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कमलजीत संधू और ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2015 में, ऑप्शन बी है 9 मई 2015 में, ऑप्शन सी है 25 जून 2015 में और ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 2014 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर है पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर है पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप जरूर याद रखना। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिमलम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य का और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सिमलम नृत्य मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016 में, ऑप्शन बी है 28 मार्च 2018 में, ऑप्शन सी है 28 अगस्त 2014 में और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य का, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य का और ऑप्शन डी है असम राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मड़िया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सासी जनजाति का संबंध है पंजाब राज्य से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, जीके जीएस और साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? लगभग 15,000 प्लस है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए मेरे भाई आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इसी के साथ में देखिए आपको 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। ठीक है, और मेरे भाई मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाली है। इस प्रकार से आपको 25,000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।